हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है साइंस में गाइस चालक के बारे में और अचालक के बारे में। चालक तत्व किसको बोलते हैं और उससे आगे हमें पढ़ना है। तो आइए बस बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं सीधे सीधे चालक का डिफिनेशन और अचालक यानी कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत जो है आवेश या विद्युत धारा प्रवाह होती है, और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाह नहीं होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। जिससे विद्युत धारा विद्युत आवेश प्रवाह होता है उसको हम लोग चालक बोलते हैं, और जिससे विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाह नहीं होता है उससे हम लोग अचालक बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी बेहतर बेहतर तरीके से अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो बस आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चालक का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि वह पदार्थ या वस्तु कहिए जिससे होकर आवेश विद्युत आवेश कहिए या धारा प्रवाह, विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है, उसे चालक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? चालक कहते हैं। अब आइए अचालक किसको कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग एक डायग्राम बना के, एक टेबल बना के देखेंगे। और यहाँ पे अचालक कहिए, अचालक, या इसी को हम लोग जो है विद्युत रोधी या विद्युत प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। प्रतिरोधक, विद्युत प्रतिरोधी अचालक को ही बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा डिफिनेशन, बिल्कुल सेम डिफिनेशन होगा, बस इसमें नहीं लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत, बहुत सटीक और आसान है, विद्युत आवेश या धारा एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अचालक कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग इधर कह लेते हैं इसको चालक, और यहां इसको कह लेते हैं अचालक, ठीक है। यहाँ पे चालक अचालक का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। तो आइए अब चालक में जैसे कि हो जाएगा, चालक का उदाहरण हो जाएगा, जैसे यहां लिख देते हैं तांबा, ठीक, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद अशुद्ध जल, इस सब पर थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा टिप्पणी करेंगे हम लोग। अशुद्ध जल, लोहा, ग्रेफाइट, इस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे। ग्रेफाइट, मनुष्य या जानवर का शरीर, मनुष्य या जानवर का शरीर। और उसके बाद लास्ट में पृथ्वी भी जो है वो एक चालक ही है, विद्युत का चालक ही है। अब इसमें हम लोग चांदी के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, अशुद्ध जल के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में। तो वैसे जनरली हम लोग चालक के बारे में जानते हैं कि किस किस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाह करती है या बहती है। तो तांबा, एल्यूमिनियम, उसके बाद है लोहा, ये सब जनरली जो चीज है जिसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं। और इन सब मटेरियल का जो है वायर भी आता है, जैसे कॉपर वायर आता है, एल्यूमिनियम वायर आता है ना। लोहे का जो है वो भी वायर होता है, जो खंबे से खंबे के बीच में पहले टंगा होता था। खैर ये सब तो जान गए चालक के बारे में।
अब पहले अचालक के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका अलग अलग से टिप्पणी करेंगे। अचालक में जैसे कि हो जाएगा लकड़ी, लकड़ी से होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती है। रबर, ठीक है। उसके बाद शीशा या कांच कहिए इसको। प्लास्टिक, प्लास्टिक। उसके बाद चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, इस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, चीनी मिट्टी। और उसके बाद शुद्ध जल, शुद्ध जल। तो ये सब जो है ये अचालक पदार्थ है, यानी इनसे होकर विद्युत धारा जो है वो प्रवाह नहीं करती है। अब आइए चांदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं कि क्वेश्चन बनता है जनरल कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे जगहों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चांदी के बारे में यहाँ पे हम स्टार नोट लगा के देते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी सबसे तेजी से जो है वो चांदी में विद्युत प्रवाह होता है, और चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। यानी कि इसमें प्रतिरोध कम होता है, यानी कि जो इसका जो है चांदी में कि अगर लॉन्ग वायर होता है, जैसे कि जनरेटर के बारे में हम लोग जानते होंगे, जो किस पे, डायनामिक पे चलता है, तो मोटर पे चलता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग वायरिंग होता है, लंबा तार खिंचाया जाता है, तो उसमें एंड पॉइंट पर जो जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा लंबा, किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर से लंबा अगर वायर होता है, तो वहां पे देखते हैं हम कि शुरू में जो वोल्टेज होता है और लास्ट में वोल्टेज को नापते हैं हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा ह्रास हम लोग पाते हैं, कमी पाते हैं। और लेकिन गांव घर में जो बिजली दौड़ाया जाता है, जो हम लोग जानते हैं कि लगभग कोसों दूर से, मीलों दूर से, यानी कि कई किलोमीटर से पावर हाउस, पावर ग्रिड, थर्मल पावर से जो है वो गांव में, पूरे गांव में बिजली को दौड़ाया जाता है, लेकिन हर जगह और हर घर में समान बिजली प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है कि तब हम वहां पे ट्रांसफार्मर लगा के उसको फिर से रीअरेंज करते हैं और फिर से वहां से आगे उसको दौड़ाते हैं। यानी कि अगर कोई वायर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ तक आते आते मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका करंट आके कमजोर हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, तो यहाँ पे एक हम ट्रांसफार्मर लगा के फिर इसको हम रीअरेंज करके फिर यहाँ से उसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पे ट्रांसफर, इस तरह से ट्रांसफार्मर लगा के अगर हम वायरिंग को बड़ा करते हैं, तो वो हर जगह समान वोल्टेज को, समान धारा को प्रवाहित करेगा, करंट को प्रवाहित करेगा। उसमें कमी तो होती है, लेकिन उतनी नहीं कमी होती है जितना डायरेक्ट हम वायरिंग करते हैं। तो ये एक चीज हम एक्स्ट्रा सीख गए। अब ये चांदी में वही चीज होता है, फायदा क्या होता है, लेकिन ये महंगा वायर है और ये इसलिए ये यूज में कम आता है। तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक, उसके बाद आ जाइए, हम लोग देखते हैं अशुद्ध जल। अशुद्ध जल, जैसा कि इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग घर बैठे पूरी सावधानी के साथ प्रैक्टिकली करिएगा, हो सके तो, या नहीं तो बस जान ही लीजिए, क्योंकि ये खतरा भरा चीज है। तो हम नहीं कहेंगे कि आप लोग ऐसा कीजिए, लेकिन हम बता देते हैं फिर भी। ये हम लोग बस ध्यान में रखेंगे कि अशुद्ध जल कहीं पे एक जगह हम एक बीकर में जो है, या एक बाल्टी, या ऐसा मान लेते हैं कि एक बड़ा सा लंबा एक बर्तन ले लेते हैं, और उसमें जो है हम शुद्ध जल एक में रख देते हैं, और एक में जो है बालू गिट्टी वगैरह सब जो भी है, मिट्टी उट्टी सब घोल घाल के जो है उसमें कचरा वचरा थोड़ा सा, और उसको उस वाले पानी को एक टेबल पे रख के, और हम क्या करते हैं, एक वायर को हम जो है जिसमें करंट अभी नहीं जा रहा है, उसको हम पानी में इस तरह से डुबा के छोड़ देंगे, और दूसरे जो शुद्ध जल है उसमें भी और अशुद्ध जल है उसमें भी, और उसके बाद हम स्विच देते हैं। तो दूसरी छोर पर हम अगर किसी विद्युत मापी यंत्र से, हमें नंगे हाथों से नहीं छूना है, विद्युत नापी यंत्र से अगर उसको हम नापते हैं दूसरे छोर पे, तो शुद्ध जल में हम वहां पे कोई इंडिकेट नहीं होता है और वहां पे कोई करंट नहीं जाता है, लेकिन अशुद्ध जल में हम वहां देखते हैं कि वहां पे करंट आता रहता है। तो अशुद्ध जल में जो है वो करंट आता है और शुद्ध जल में करंट नहीं आता है। उसका ग्रेफाइट के लिए हम लोग जैसा कि बचपन से आज तक जानते आ रहे हैं, पेंसिल का यूज करते हैं। पेंसिल मतलब जिसे लिखा जाता है
और उस पेंसिल का जो नीब होता है, यानी कि नुकीला भाग जो होता है, जो काले काले अक्षरों काले काले रंग का होता है, और उसके ऊपर लकड़ी का कवर चढ़ाया होता है पेंसिल में। तो यानी इरेजर से अगर उसको हम लोग कटर से अगर हम लोग यानी कि शार्पनर से अगर उसको हम लोग छीलते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम ड्राइंग के द्वारा बता भी सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये है, और ये इस तरह से होने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से हम इसको एक पेंसिल मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एक मोटा जो है काले कलर का एक मटेरियल, एक पदार्थ होता है जो आगे यहाँ तक बाहर आया होता है, ठीक है। तो इसी काले भाग को, ये जो नुकीला होता है जिसे हम लोग लिखते हैं किसी भी कागज पे, तो इस काले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। और यही ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का भी अच्छा चालक माना जाता है, और अच्छा चालक है भी। इसको हम लोग प्रयोग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि इसमें चालक कैसे होगा। तो इधर एक वायरिंग कर लेते हैं और इधर भी एक वायर हम इस तरह से लगा लेते हैं, और इसके बीच में इस वाले भाग को, यानी ग्रेफाइट वाले भाग को, जो एक रॉड के अनुसार नुमा होता है, छड़ के नुमा होता है पतला सा, इसको यहाँ हम इस वायर से लपेट के, और फिर यहाँ भी इस वायर से लपेट के जो है यहाँ पे इस तरह से ग्रेफाइट लगा दिए काला वाला। अब हम यहाँ पे अगर करंट देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ भी करंट हमें मेजरमेंट होता है, यानी किसी यंत्र से अगर हम नापते हैं तो करंट आ रहा है, इसका मतलब इससे होकर भी विद्युत फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है। तो यानी कि हम जान सकते हैं, इस तरह से जान जाएंगे कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा चालक है। उसके बाद मानव शरीर और जानवर और पृथ्वी, ये सभी भी जो है वो चालक के अच्छे उदाहरण है। अब आ जाइए अचालक, जिससे होकर विद्युत धारा नहीं बहती है, तो जैसे कि लकड़ी, रबर, कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी। तो हम लोग चालक को क्या कहते हैं, कोई भी अगर बिजली का मिस्त्री अगर कोई काम करता है तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो दुर्घटना से बचने के लिए रबर का ग्लव्स यूज करता है, ठीक है। और जो है वायरिंग अगर हुआ रहता है किसी खंबे पे या पोल पे, तो हम देखते हैं कि वहां पे हर खंबे पे चीनी मिट्टी नुमा आकार का जो गोल गोल जो है वो लगा होता है, जिससे उस वायर को जो है अटकाया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं ये अचालक का उदाहरण है। तो आज हम लोग चालक और अचालक के बारे में लगभग बहुत अच्छे से जान गए। अब आइए इसके आगे है चालक, तो जान गए। अब चालक में एक और वर्ड है जो आप लोगों को बराबर कंफ्यूजन में डालता होगा कि चालन किसको कहते हैं। ये चालक अचालक जान गए, अब है चालन। तो आइए चालन के बारे में जान। अब आइए ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, चालन किसको बोलते हैं, है ना। तो आवेश को, यानी चार्ज को, यानी आवेश बोलते हैं क्यू को, चार्ज यानी कि विद्युत का जो कण होता है, पार्टिकल होता है, जो विद्युत का जो पार्ट है, कण है, पार्टिकल होता है, वो फ्लो करता है, तो उसका एक चार्ज बोलते हैं हम लोग जिसको। तो वो एक चार्ज का फ्लो होता है, जिसके चलते वो जो है विद्युत धारा प्रवाह करती है। तो उस चार्ज को जो है ले जाने वाले तत्व को हम लोग चालन कहते हैं। किसी पदार्थ में चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले तत्व को चालन कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ में आवेश यानी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व को चालन कहते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग अच्छे से जानेंगे, चालन कहते हैं। यानी कि जैसा हम जानते हैं रिजिड बॉडी, कोई भी ठोस वस्तु है या कोई भी द्रव है, तो उसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल होता है, अणु से मिलकर जो है वो इस तरह से बना होता है। यानी कि ये मान लेते हैं कि ये लोहे का रॉड है, या ग्रेफाइट का रॉड है, या एल्युमिनियम का रॉड है, यानी कि ये चालक पदार्थ है। तो हम जानते हैं इसके अंदर जो है ये इस तरह से छोटा छोटा पार्टिकल बहुत सघन मात्रा में जुड़ा हुआ रहता है, आपस में सटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करके बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करंट दे रहे हैं तो ये क्या करता है,
इस पार्टिकल में करंट आया, चार्ज आया, ये चार्ज हुआ, ये क्यू चार्ज क्यू प्लस हुआ, और ये क्या करता है इस तरह से ये दूसरे अपने बगल वाले पार्टिकल को, अणु को जो है ये भी चार्ज करता है, और फिर ये दूसरे वाले को करता है। इस तरह से करते करते जो है ये एक छोर से जो है वो चार्ज फ्लो होके दूसरे छोर तक आ जाता है, जिसी को, और यही जो पार्टिकल है, यही जो अणु है जो इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है, तो उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग को पढ़ना है विद्युत विभव और विभवांतर, यानी कि विद्युत विभव, अभी और इसको अच्छे से समझाते हैं, और विभवांतर, यानी कि विद्युत विभव को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, VOLT वोल्ट, और इसे हम V से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। विभवांतर को बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वोल्टेज। ठीक है, तो इसको हम लोग VAB भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव और विभवांतर में बस थोड़ा सा ही अंतर है। विद्युत विभव यानी कि वोल्ट हम लोग बोलते हैं, जो इसका डेफिनेशन बनेगा, इसका डेफिनेशन हम लोग V बराबर W/Q करके, और ये एक फार्मूला बनता है, और इस पे हम लोग इसका बेहतर और सटीक डेफिनेशन दे देते हैं। यानी कि ये V बराबर जो है वो वोल्ट हो गया, और V बराबर होता है W/Q, और Q के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो में लगातार जानते आ रहे हैं कि Q का मतलब होता है चार्ज, आवेश जिसको बोलते हैं, है ना, और W का मतलब यहाँ हो गया वर्क, यानी कि काम। तो V के बारे में तो जान गए, वोल्टेज, और W को हम लोग बोलते हैं वर्क, और Q को बोलते हैं हम लोग चार्ज। ठीक है, यानी कि ये विद्युत आवेश। तो अगर Q बराबर जो है वो 1 हो जाए, यानी Q बराबर अगर 1 हो जाए, इफ Q इज इक्वल टू 1 मतलब 1, तो क्या होगा, तब इसका डेफिनेशन बनेगा, तब हम लोग जानेंगे कि V बराबर W, है ना, यानी कि वोल्टेज बराबर वर्क। तो अगर Q बराबर 1 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका सटीक डेफिनेशन बनेगा कि अगर एक को हम लोग बोलते हैं इकाई, यानी कि यूनिट। तो इकाई चार्ज पर या इकाई चार्ज को ले जाने या लाने में जो वर्क होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। यानी कि हम इस तरह से बोलेंगे कि इकाई चार्ज, CHARG, इकाई चार्ज मतलब Q बराबर 1, इकाई चार्ज या आवेश को लाने या ले जाने में जो काम होता है या कार्य होता है, उसे हम लोग वोल्ट बोलते हैं, उसे वोल्ट कहते हैं। अब ये जो है, ये इकाई चार्ज को कहां से लाता है और कहां ले जाता है, तो हम यहां मान लेते हैं कि यहां लिख देते हैं अनंत से, कहां से, अनंत से, जो है अनंत से इकाई चार्ज को लाने या ले जाने में जो काम होता है, उसे हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अनंत से का मतलब क्या हुआ, तो अनंत से यानी कि इनफाइनाइट पे जो है वो चार्ज वोल्ट को 0 माना जाता है। इनफाइनाइट पे कभी भी जो है वो वोल्ट को 0 माना जाता है। जिससे पहले हमने जो है कह चुके हैं कि जितना लॉन्ग वायरिंग होगा, तो अगर अनंत पे चला जाएगा वो, तो वहां पे जो है वो ह्रास होगा, कमी होगा वोल्ट में, यानी कि चार्ज के फ्लो में वहां पे जो है करंट कम पहुंचेगा या और ज्यादा अनंत रहेगा, तो हो सकता है नहीं भी पहुंचे, तो वहां पे जो है V बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्यों होगा 0, क्योंकि वहां पे चार्ज को ले जाने में जो है काम होगा ही नहीं, वर्क बराबर 0 हो जाएगा। तो जब ये वर्क बराबर 0 होगा, तो यानी कि क्या करेगा, एक सीमित मात्रा में जाने के बाद, एक लास्ट एंड पॉइंट तक जाने के बाद जो है वो काम करना बंद कर देगा, तो वर्क बराबर 0 हो जाएगा। जब वर्क बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 बट्टा Q बराबर हो जाएगा क्या, V बराबर 0, तो यानी कि वहां पे तब क्या होता है, वोल्ट बराबर 0। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि अनंत पर जो है वो वोल्ट कितना होता है, 0। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। अब आइए वोल्टेज किसको बोलते हैं, तो इसका एक ड्राइंग के थ्रू हम लोग अच्छे से जानेंगे कि ये इस तरह से किसी चार्ज का फ्लो है। तो यहाँ पॉइंट A से B की ओर है ना, या B से
यहाँ के मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ये इधर आ रहा है, इधर B से A की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, वोल्टेज यानी विभव जो अंतर, विभवांतर, विभव जोड़ अंतर, यानी कि वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। वोल्ट में जो अंतर होता है या विभव में जो अंतर होता है उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चार्ज आया है, इसको हम मान लेते हैं Q, और यहाँ पे एक चार्ज है, इसको मान लेते हैं हम P। तो यहाँ पे जो कोई चार्ज था, ठीक है, यहाँ इसको हम मान लेते हैं ए भी मान लीजिए। अगर इसको हम P मानते हैं और इसको हम बड़ा Q मानते हैं, तो इसको जो है हम लोग अगर B मानते हैं और इसको हम A मानते हैं, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो आ रहा है, यहाँ भी चार्ज का फ्लो है। तो यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो है यानी कि वोल्ट है, उसको माप लेते हैं, ये VB। और यहाँ पे जो एक निश्चित दूरी के बाद जो है फिर वहां पे वोल्ट हम मान लेते हैं, यानी कि VA। तो यही VA में से VB या VB में से VA जो घटा देते हैं, यानी कि VB माइनस VA जो है, तो यही क्या हो गया, वोल्टेज इसी को बोलते हैं। यानी कि B पॉइंट पे जो है वोल्ट और A पॉइंट पे जो है वोल्ट, इस दोनों को अंतर करके हम लोग जो निकालते हैं, वही उसी को अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अब आइए इससे अगला पॉइंट है, ये हम इसलिए पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि ये V बराबर W/Q और VAB बराबर एक और फॉर्मूला लिखते हैं जिसका न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होगा। हम पहले बता चुके हैं कि इस ये विद्युत धारा का जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। एक चीज और यहाँ पे मिस हो रहा है कि V बराबर 0 जो बोलेंगे, तो वो V बराबर 0 क्यों होता है, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि यहाँ पे, तो हम पहले बता दें कि V बराबर 0 क्यों होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग या तो जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है कि अगर कोई चार्ज आगे जा रहा है या कोई चार्ज इन्फिनिट पे जा रहा है, तो वो जाते जाते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्थिर ऊर्जा में वो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, वहां पे जाके स्थिर हो जाएगा, चार्ज वहां फ्लो करना बंद कर देगा। तो वो जो यानी कि चार्ज का फ्लो वहां पे जाके शांत हो जाएगा, तो वो स्थिर हो जाएगा। और स्थिर होने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वहां जो स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज हो जाता है, वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक कहता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के चलते जो है V बराबर वहां 0 हो जाता है, और इसलिए वहां चार्ज जो है वो स्थिर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे V बराबर 0 को बोलते हैं। ये क्यों हुआ, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऐसा होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऐसा V बराबर 0 होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से यहाँ पे हम एक और चीज बोलेंगे, U बराबर होता है QV, यानी कि U बोलते हैं हम लोग, U को बोल देते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। Q तो चार्ज समझिए गए, और V को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है, इस पे भी एक सवाल बनेगा, अंकित प्रश्न बनेगा। अब है लास्ट और एंड पॉइंट है कि वोल्ट को किस चीज में, वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो वोल्ट का ऐसा मात्रक होता है, हाँ, वोल्ट का एसआई मात्रक के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, वोल्ट का जो है एसआई मात्रक, ये भी VBI है गाइस, ये भी VBI है, इसको और अच्छे से देखिए। तो वोल्ट का यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट का एसआई मात्रक के लिए जैसे कि हम वोल्ट का फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर W/Q, और W/Q में हम लोग जानते हैं कि W जो है वो वर्क है, और वर्क का जो है वो जो है कि कार्य का इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कार्य का यूनिट होता है जूल। यहां पे फिर से लिखते हैं हम V बराबर W/Q, तो कार्य का इकाई है जूल, ये भी एक पॉइंट बन गया, है ना। और Q यानी कि चार्ज, यानी कि आवेश, आवेश का जो है वो ऐसा मात्रक होता है कूलम,
कूलम्ब। तो यानी कि हम और अलग से अच्छे से इसको लिखते हैं कि W यानी कि कार्य का SI मात्रक होता है, पॉइंट लिख देते हैं, कार्य का SI मात्रक आप लोग याद रखिएगा जूल, यानी कि इसको हिंदी में जूल बोलते हैं और इंग्लिश में भी जूल लिखते हैं। और उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बन गया कि Q यानी कि चार्ज, और चार्ज यानी कि आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, कूलम्ब। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से जब ये जूल है और ये कूलम्ब है तो V बराबर क्या हो जाएगा, जूल बट्टा कूलम्ब। और जूल बट्टा कूलम्ब को हम बोलेंगे, जूल को हम लोग J से सूचित करते हैं और कूलम्ब को C से सूचित करते हैं। तो इस तरह से जो है वोल्ट का SI मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब। तो यहां भी हम लिख देते हैं वोल्ट का SI मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है, तो गाइस धन्यवाद।